हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हम फोर्स का पार्ट कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया भी था कि आप अपना काम होमवर्क डेली कर लिया करें, ठीक है। तो आज की वीडियो हम आगे बढ़ेंगे। आज जो मैं करवाऊंगा वो आपको मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है, और मेरे साथ साथ समझना है, ठीक है। तो कल हम न्यूटन फर्स्ट लॉ कर चुके थे। आज हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ का मतलब क्या है। इसने क्या दिया था, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। देखो फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था, डिफाइन द फोर्स। कि जब तक किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग नहीं रहा था तब तक वो बॉडी किस में थी, रेस्ट पे थी, और परमानेंट किस पे थी, मोशन में थी। आज हम पढ़ेंगे कि वो जो फोर्स अगर लगाए तो वो उसका वैल्यू कितना होगा, उसको हम किस तरह मेजर करेंगे। तो न्यूटन ने एक सेकंड लॉ में क्या दिया था, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, या इस तरह लिखो आप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to external force applied। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट थी। उसने क्या बताया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। देखो इसका मतलब क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये उसने बताया, ठीक है। इस बात को समझ गए। ये मतलब इसका मैथमेटिकल रूप ये है कि किसी बॉडी पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने कोई फोर्स लगाया, ठीक है। तो वो क्या करेगा ऑब्जेक्ट, टी टाइम के बाद वो कितना चेंज हुआ है और उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, ठीक है। उसके मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ा, मास और वेलोसिटी पे, और उसके टाइम पे क्या फर्क पड़ा, वो किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। इसका थोड़ा मेजरमेंट और देखते हैं अभी। देखो पी फाइनल, इसको मैं लिखता हूं एम बी। बताइए मैं मोमेंटम क्या बताया था मैंने कल आपको, एम वी प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। इसी तरह ये भी क्या है, मोमेंटम है, लेकिन इनिशियल है। तो इनिशियल मोमेंटम को हम इनिशियल स्पीड से डिनोट करेंगे, और इनिशियल स्पीड किससे लिखते हैं, यू से। तो एम यू अपॉन में टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इस ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसमें एक कॉमन क्या गया, एम कॉमन आ गया, अंदर क्या उसे देखो, ओके। ये टर्म हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ये अपना वेक्टर लगा ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब एक चीज देखिए, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कांस्टेंट का। और वो कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया के, और उस के की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 1। ये अपनी मर्जी से लिया है हमने, के की वैल्यू हमने क्या ले ली, 1। तो एफ क्या आ जाएगा,
ठीक है, जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा ही कर लेना, जहां समझ में आए वहां से मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो क्या किया हमने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हर जगह हम चेंज करते गए और प्रोपोर्शनल साइन को हमने हटाने के लिए कोई कांस्टेंट का यूज किया और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल साइन को हम इक्वल करने के लिए कांस्टेंट का यूज करते हैं, हमेशा करेंगे, आगे भी, कभी भी। ओके, ठीक है, तो लास्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। आगे देखिए, इसका मतलब देखो अब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी बॉडी का मास पता हो, अगर हमें किसी बॉडी का मास नोन हो और एक्सेलरेशन पता हो, तो क्या हम फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं ना इजीली। तो ये एक फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ का, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर हमें बॉडी का मास और एक्सेलरेशन पता है तो हम फोर्स आराम से निकाल सकते हैं। यहां से एक चीज आप और ध्यान से देखिए, अगर किसी बॉडी का मास बढ़ा रहे हैं, अगर किसी बॉडी का मास हैवी है, आप यहां लिख लें हैवी, ठीक है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, स्मॉल लगेगा या ज्यादा लगेगा? जैसे कि भाई किसी चीज को आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो किस पे आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा? तो जो चीज हैवी होगी ना, उस पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? ठीक है भाई, एक दीवार पे आप फोर्स लगाएंगे तो उस पर आपको फोर्स बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तब वो जाके गिरेगी। ठीक है, और एक इस दरवाजे पे आप फोर्स लगाएं, ये खुल जाएगा आराम से। ओके, ठीक है, तो हैवी बॉडी के लिए आपको हैवी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये बात ध्यान समझ में आ गई? यूनिट, तो यूनिट इसकी होती है, देखो, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, ये इसकी कैसी यूनिट होती है, एसआई। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं हमेशा। ठीक है, सिंपल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट्स। इस पूरी यूनिट को हमने एक नाम दे दिया और उसका नाम रख दिया हमने न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। तो आप आगे से आप फोर्स यूनिट क्या कहेंगे, न्यूटन। और एक न्यूटन में क्या होता है, ये अगर आपको एक न्यूटन डिफाइन करना है तो एक न्यूटन में क्या होगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 मीटर 1 सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन। इतनी बात समझ गए आप? तो फोर्स की यूनिट क्या होगी अब, न्यूटन। क्या यूनिट होगी, न्यूटन। इसकी एक यूनिट और होती है सीजीएस में, और उसको हम कहते हैं डाइन। उसको हम क्या कहते हैं, डाइन। ठीक है, सीजीएस का मतलब सुन लो एक बार अच्छी तरह, देखो, सीजीएस का मतलब है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब क्या होता है, सेकंड। तो ऊपर वाली यूनिट को आप, जैसे किलोग्राम है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे किस में चलना है आपको, ग्राम में। ऊपर क्या है, मीटर, तो यहाँ पे किस में यूज करेंगे आप, सेंटीमीटर में। ऊपर क्या है, सेकंड, और नीचे भी सेकंड है, तो सेकंड। तो एक डाइन किसके बराबर होगा, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये चीजें आपको क्लियर है ना? ठीक है, आसानी चीजें, मुश्किल चीजें नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट तो क्या होगी, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन। अब इसी में रिलेशन देखेंगे हम, देखो, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। एक न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, देखो,
अभी आपने पढ़ा था 1 न्यूटन किसके बराबर होता था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसके बराबर था? ओके। अब इसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूं, देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं ना ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेकंड स्क्वायर ऐसे। ठीक है, देखो ये 1000 को अलग कर लो, 100 को अलग कर लो, आगे देखो क्या बचेगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अभी अभी हमने ये यूनिट पढ़ी है, ये किसके बराबर होती है? डाइन के बराबर। देखो अभी सीजीएस में अभी कितनी जीरो हो गई? 10 की पावर 3 और तो 5, और इसको क्या लिखता हूं? ठीक है, तो 1 न्यूटन जो होगा ना वो कितने डाइन के बराबर होगा? 10 की पावर 5। ठीक है, अरे ये डाइन वो डाइन नहीं है, कभी आप ये सोचो कि भूत चुड़ैल डाइन, वो वाला डाइन नहीं है ये। ठीक है, ये एक अलग चीज है डाइन। ठीक है, इसको कहते हैं हम डाइन, और वो होता है डाइन। ठीक है, तो ये डाइन है। ठीक है, ओके, ये समझ गए आप? एप्लीकेशन देख लो इसकी, ये आपको बुक से लिखनी है। एप्लीकेशन आपको बुक में मिल जाएगी। 2 एप्लीकेशन बता देता हूं। यूजिंग सीट बेल्ट्स। देखो गाड़ी में एक सीट बेल्ट लगी होती है इस तरह की। ठीक है, वो किसके लिए काम आती है? वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है? प्रोटेक्शन के लिए। किस तरह काम आती है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए? भाई मान लेते हैं हम गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं और हमारी गाड़ी ठुक गई आगे, मतलब मान लेते एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमें क्या करती है? ये काम क्या करती है? ये हमें एक तरह से बांधे रखती है और हमें आगे जाने नहीं देती है। मतलब ये हमारे फोर्स को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। ठीक है, टक्कर के दौरान ये हमारे फोर्स को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। ठीक है, इसलिए हम कार में जो होता है ना सीट बेल्ट्स का यूज करते हैं। बुक में होगा, इसको आप लिख लेना आराम से। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, लिख लेना उसमें। कैच करते हैं बॉल को, कैच। ठीक है, तो आप कभी भी बॉल को जब कैच करेंगे ना तो बॉल पे ऐसे नहीं कूदेंगे आप बॉल को अपनी तरफ आने देंगे। देखा होगा ना आपने, आप बॉल कैसे कैच करते हैं? ऐसे नहीं कि ऐसे लपक लिया आपने बॉल को, ऐसा नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं? देखो ये फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिखवाया था। देखो आप एक तो ऐसे लपके बॉल पे और एक आप ऐसे हाथ पीछे करें, तो इससे जो बॉल आ रही होती है उसका टाइम बढ़ जाता है ना यहाँ तक आने में। एक आप यहाँ पकड़े, फिर एक यहाँ पे पकड़े, टाइम किसमें ज़्यादा मिलेगा आपको? इसमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो टाइम इसमें ज़्यादा मिलेगा तो फोर्स इससे क्या हो जाएगा? कम। कल मैं बता रहा था आपको ये इन्वर्सली है, तो जिसका ये अगर ये बढ़ेगा ना तो ये घटेगा। तो टाइम ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। और फोर्स कम होने के कारण क्या होता है कि उससे हमारी हैंड पे कोई इंजरी नहीं आती है। तो यही कारण है जो भी क्रिकेटर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो या तो ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, बॉल को अपने पास आने देंगे, ठीक है, या ऐसे पकड़ते हैं। ये एप्लीकेशन आप बुक से देख के लिख लेना। ठीक है, थियोरेटिकल सा पार्ट है। ठीक है, तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। इसके बाद अगला काम आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगला काम क्या आता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहता है? सुनिए, every action is equal and opposite reaction। ठीक है, every action is equal and opposite reaction। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब, इसको क्या कहते हैं? the magnitude of force are equal but opposite in direction। the magnitude of force are equal but opposite in direction। ठीक है,
ऊपर वाली लाइन का मतलब ये नीचे, मतलब मैंने सिंप्लीफाई किया है इसको, बाकी आप लाइन यही बोलेंगे, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो कोई भी एक्शन जो आप करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्शन जो आप करते हैं, ठीक है, उसका रिएक्शन आपको मिलता ही मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाओगे आप, ठीक है। तो हर चीज का एक्शन है ना, उस पर रिएक्शन काम करता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं आपको, स्विमिंग, बुक से देख कर ही देना, सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। वॉकिंग, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे ये हम करेंगे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम, या आप देखते हैं करते हैं तो। देखो बहुत सारे एग्जांपल है। स्विमिंग देखो, पहले स्विमिंग क्या होती है देखो, अगर मैं एक एग्जांपल ही लूं, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, देखो मैं बताता हूं आपको, समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। ये कोई टेबल है, इस पे कोई बुक रखी है मान लेते हैं, ठीक है। तो इस बुक का जो वेट है ना, वेट वो सारा किस तरफ है, नीचे की तरफ, है ना भाई। ये डस्टर है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, तो इसका सारा वेट किस तरफ हो गया, नीचे की तरफ। हम अर्थ पे खड़े हैं, तो हमारा वेट कौन एक्सेप्ट कर रहा है, अर्थ एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। तो ये तो इसका एक्शन हो गया, एक्शन मतलब इसका वेट नीचे की तरफ, तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा, तो बिल्कुल इसके अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट, ठीक है। ये लिखा है एवरी एक्शन इज एन इक्वल, ये दोनों इक्वल है, जितना ये है ना उतना ये है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, अपोजिट रिएक्शन। समझ गए इस चीज को, ये एग्जांपल समझ गए। अब स्विमिंग में आते हैं। देखो देखो स्विमिंग जब आप करते हैं, ठीक है, तो आपने एक्शन किया, एक्शन क्या करते हैं आप, पानी को इस तरह करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं ना, पीछे की तरफ, ठीक है, लेकिन आप किस तरफ जा रहे होते हैं, आगे की तरफ। तो आपने एक्शन किस तरफ किया, पीछे की तरफ, लेकिन आप जा कहाँ रहे थे, आगे। समझ गए, ठीक है। तो आपने एक्शन किया पीछे की तरफ, रिएक्शन आपका किस तरफ हुआ, आगे की तरफ। गन, गन में देखो, आपने फिल्म में देखा होगा कि गन जब भी करते हैं ना, तो गन में ऐसे सीधा गोली गोली नहीं चलाते कभी भी, ठीक है। वो गन को क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, देखा आपने, रिलोड करते हैं, लोड करते हैं। लोड करने का मतलब है जो बुलेट होती है ना, बुलेट वो सबसे पहले पीछे जाती है, ठीक है, और उसके बाद स्पीड से कहा जाती है आगे। समझ गए इस एग्जांपल को भी। वॉकिंग देखो, वॉकिंग, अब वॉकिंग मैं यहां बता नहीं सकता, चलो यहां से करता हूं, देखो डायग्राम से। जब आप चलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप किस तरह चलते हैं, पीछे से, मतलब आपका पीछे वाला पैर चलता है पहले। अब मैं आप मुझे देख नहीं सकते, सबसे पहले आप पीछे वाला पैर आगे करते हैं, देखना कभी आप, ठीक है। तो आप करते हैं पीछे वाला पैर आगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो जब ये पोर्शन नीचे गिरता है पैर का, जब एडी हमारे नीचे गिरती है, तो ये इस पे एक फोर्स लगाती है, अर्थ पे, ठीक है। जब ये अर्थ पे फोर्स लगाती है, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ एक रिएक्शन फोर्स अपने आप प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो हम करते हैं एक्शन, और अर्थ क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक रिएक्शन, जिससे हम कहाँ चलते हैं, आगे की तरफ। ओके, ये बात समझ रहे हो आप, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ समझ में आया ये क्या होता है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, हॉर्स एंड कार्ट, आज लास्ट, इसको देखिए आप, ऐसे ही लिख लेना बुक कॉपी में, ठीक है। आप ये आपका एग्जाम्पल मिलेंगे सारे। तो आज हम क्या करेंगे, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। देखिए
हॉर्स एंड कार प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो, एक हॉर्स है, घोड़ा, और एक इसके साथ एक, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाना, ठीक है। ये एक कार्ट है, ठीक है, घोड़ा गाड़ी समस्या, ठीक है, इसकी हिंदी मतलब घोड़ा गाड़ी समस्या, ठीक है। ये एक हॉर्स है, घोड़ा मेरे से बनाया नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं तो यहाँ पे आप घोड़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है, लेकिन उसका फिजिक्स में अपने कोई काम नहीं है ड्राइंग का, ठीक है। तो ये घोड़ा है, ठीक है, ये अर्थ है, मतलब नीचे क्या है, सरफेस, नीचे क्या है, सरफेस, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना और ऐसा ही काम करना आपको, ठीक है। तो ये घोड़े का जो बीच में नीचे की तरफ क्या है होगा, वेट W1, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। क्या इतनी बात समझ गए होंगे आप, वो बुक वाला एग्जांपल समझा देना, वही यही है, ठीक है। इसी तरह घोड़े का जो वेट है वो भी नीचे की तरफ W2, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, W का मतलब होता है वेट, एक्शन, और R का क्या मतलब होता है, रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए आप, ये दोनों एक रस्सी से जुड़े हुए होते हैं, देखा होगा आपने, घोड़ा गाड़ी जो होते हैं ना वो एक किससे जुड़े होते हैं, रस्सी से जुड़े होते हैं, ठीक है। उस रस्सी के ऊपर दो तरह का फोर्स लगता है, इक्वल और अपोजिट, और इस फोर्स को नाम देते हैं हम टेंशन फोर्स। इसका नाम क्या है, टेंशन, ठीक है। फोर्स ये भी एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन रस्सी में जो फोर्स लगता है ना उसका नाम अलग कर दिया, टेंशन, ठीक है। भाई मैं आपको धक्का मारूं वो फोर्स कहलाता है, रस्सी में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। ओके, इस बात को समझ गए, ठीक है। अब मान लेते हैं ये घोड़ा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। इस घोड़े ने इसको आगे सरकाने की कोशिश की होगी, ठीक है, इस गाड़ी को। तो इसने अपना फोर्स इस तरफ लगाया, देखो इस तरफ चला होगा ना आगे, इस तरफ घोड़ा आगे गया होगा, ठीक है। तो ये इसका कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो एक चीज आप याद रख लो, अभी आपके काम नहीं आएगी, ये काम आएगी आपके 12th 11th में, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट बढ़ जाता है R2 cos थीटा, और ये कंपोनेंट बढ़ जाएगा R2 sin थीटा, ठीक है। ये आप टर्म सामने पढ़ी नहीं होगी कभी भी, ठीक है, अभी तक, लेकिन बस इसको याद रख लो। इसको याद रखने का तरीका बता देता हूँ कि कोई भी चीज जब चलती है ना तो उसके दो कंपोनेंट ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है, एक अलोंग और एक परपेंडिकुलर। जैसे बीच में चल रहा है ना ये देखो बीच में है, ठीक है। तो इस बीच के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक इसके, ठीक है। तो अलोंग वाला होता है cos थीटा, और परपेंडिकुलर होता है sin थीटा, ठीक है। अगर नहीं करना चाहो तो मत करना इसको, अगर आपके बुक में नहीं दे रखा हो तो मत रहने देना, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो बैलेंस क्या क्या कर रहा है, R1 तो बैलेंस कर रहा है किसको, W1 को, R2 बैलेंस कर रहा है किसको, W2 को, कर रहा है ना, ऐसा था, ठीक है। ये R2 जो बैलेंस कर रहा था, ठीक है। ठीक है, R2 sin थीटा ये बैलेंस कर रहा है, ऊपर वाला R2 sin थीटा, ठीक है। इसमें मेन काम क्या होता है वो सुनो आप, इसमें जो आपको लिखना पड़ता है मेन, कि ये घोड़ा आगे कब बढ़ेगा, ये घोड़ा आगे कब बढ़ेगा, ठीक है। अब ये घोड़ा खड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा आगे कब बढ़ेगा, ये घोड़ा आगे तब बढ़ेगा, यहां पे एक मैं स्मॉल एफ लिख रहा हूं, स्मॉल एफ। इस स्मॉल एफ का मतलब होता है फ्रिक्शन। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया होगा, एक इनविजिबल फोर्स, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, इनविजिबल फोर्स, जो अर्थ के पास होता है। भाई आप एक चीज सोच देखो खुद ही, एक रेत है, ठीक है, और एक रोड है, चलने में किस में आसानी होगी, भाई रेगिस्तान और एक रोड है, किस में आसानी होगी, रोड पे आसानी होगी अपने को, रेत में तो पैर धंस जाएंगे।
तो इसका मतलब रेत पे क्या है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। तो क्यों लगाना पड़ेगा ज़्यादा फोर्स, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन है, एक इनविजिबल फोर्स है, उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे है। तो जब r cos थीटा, देखो घोड़े को कौन चलाएगा, ये वाला कंपोनेंट, भाई घोड़ा कैसे आगे बढ़ेगा, ये वाला, इस तरह। तो जब r2 cos थीटा फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा, बस यही लाइन लिख लेना आप, ये डायग्राम है ना, और यही लाइन लिख लेना, ठीक है, ठीक है। द horse मूव फॉरवर्ड, कि जब ये कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा इससे, तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर ये कंपोनेंट छोटा रह गया इससे, तो ये फोर्स ज्यादा रह जाएगा, अर्थ का फोर्स ज्यादा रह जाएगा, और ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, काफी बार गाड़ी फंस जाती है। फंसने का कारण क्या होता है कि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है। ओके, ये चीज समझ गए। तो आपको बस ये डायग्राम मानना, बस इतना, ये डायग्राम और ये लाइन लिख देना। क्या ये मेरी बातें समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ की एक एप्लीकेशन थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। ओके, गुड बाय। काम आप डेली कर लिया करो भाई, ठीक है।